वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्लास 12 चैप्टर 10 पार्ट 2। पार्ट 2 में हम हेलो एरीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो एरीन्स होते क्या हैं? ये हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, जो हमें मिलते हैं बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड होता है हेलो एरीन्स के अंदर, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर हेलो एरीन्स में एक ही हेलोजन प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे मोनो हेलो एरीन्स। अगर दो हेलोजन है तो डाई हेलो एरीन्स। 3 हेलोजन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम बोलेंगे पॉली हेलो एरीन्स या ट्राई हेलो एरीन्स। ठीक है, सेकेंड जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो हेलो एरीन्स में हेलोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स, जिन कंपाउंड में हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं होते, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोइथीन। सेकेंड टाइप के हो सकते हैं एराइल हैलाइड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग से यानी बेंजीन रिंग से। फॉर एग्जांपल ब्रोमोटोलिन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स की बात करें तो उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम रहते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स की बात करें तो 1-2 पोजीशन के लिए हम ऑर्थो यूज करते हैं, 1-3 पोजीशन के लिए मेटा और 1-4 पोजीशन के लिए हम पैरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं मेटा पोजीशन पे यानी 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम क्या बनेगा? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। आइए हम कुछ और कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड दिए हुए हैं। आई होप कि आप सब बच्चे इन कंपाउंड की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एरीन को किस प्रकार से बना सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दें तो हम हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे? जब हम हेलो एरीन को ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट लाइक FeCl3, तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो हेलोटोलिन और साथ में क्या मिलेगा? पैरा हेलोटोलिन। इन दोनों प्रोडक्ट में से जो पैरा है वो मेजर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा कि 1 और 2 पे बल्कि ग्रुप है, तो इनमें क्या होगी? स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। इस वजह से ऑर्थो और पैरा में से पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो हमने ये रिएक्शन की थी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शंस करें तो जो ये रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है नेचर में, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो वापस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस कर देगा और वापस उसको टोलिन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें इस रिएक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर दे। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो हाईली एक्सप्लोजिव होगी। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एमीन्स, यानी बाय सैंडमियर रिएक्शंस। जब हम प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एक्वस मिनरल एसिड में डिजोल्व करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है, जिसको फ्रीज करने के बाद जब हम क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन।
यानी यहाँ से हमें हेलोएरिन्स की फॉर्मेशन होगी। जब हम डाइजोनियम साल्ट से हेलोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। आयोडीन के साथ ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, वहाँ पे हमें किसी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी जब हम डाइजोनियम साल्ट को पोटाशियम आयोडाइड से शेकिंग करते हैं अच्छे से इसकी, तो हमें आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स की इनके बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन में, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा के अंदर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है। लेकिन अगर हम इन तीनों आइसोमर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है पैरा आइसोमर का। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है देन ऑर्थो, और ऑर्थो का ज़्यादा होता है मेटा से। ऐसा क्यों है कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है उसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। पैरा आइसोमर सिमेट्रिकल होता है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एराइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों है कि जो एराइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? इसके लिए कुछ रीजंस है। फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं हेलोबेंजीन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है। यानी जो हेलोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इस वजह से रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है जिसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से हेलोएरिन हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्काइल हैलाइड। सेकेंड पॉइंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अगर हम हेलोएल्केन की बात करें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है। हेलोएरिन्स में बेंजीन के साथ हेलोजन अटैच है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन अटैच है। जैसे जैसे हम sp3 से sp की तरफ आते हैं तो s कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी न्यूक्लियस के क्लोज विसिनिटी में आता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। यानी जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो हमारे पास फिनाइल कैटायन की फॉर्मेशन होगी, यानी कार्बोकैटायन बनेगा फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होती तो इस वजह से ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी हमें एक स्टेबल स्ट्रक्चर से कम स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जब रेजोनेंस होती है तो उस वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच हेलोएरिन को जब अप्रोच करेगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगी। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोएरिन्स को अप्रोच नहीं कर पाएगा और SN2 रिएक्शन नहीं बनेगी। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हेलोएरिन्स है वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन हेलोएल्केन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखते हैं हेलोएरिन्स की। फर्स्ट है जैसे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जब हम क्लोरोबेंजीन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो हमें क्या मिलता है, फिनोल। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता, जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इन्हें ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हेलोबेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो क्या कर देता है, वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, जिससे कि जो हेलोएरिन्स है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इफेक्ट शो करते हैं, मेटा पोजीशन पे इफेक्ट शो नहीं करते। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें कि जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से 443 केल्विन पे ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, यही देखो इस कंपाउंड में हुआ क्या, जो नाइट्रो ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से जो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो थोड़ा कम हो गया और जो न्यूक्लियोफाइल था वो आसानी से हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली ऑर्थो आइसोमर में होता है, वो आप खुद करेंगे। लेकिन अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा में जो इफ़ेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, मेटा पे तो जाता ही नहीं है। ठीक है, यानी जो नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो होती है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन की, उसके बाद ऑर्थो की, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है मेटा की। ठीक है, आपको ये मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और आप समझना कि किस तरह से बॉन्ड की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर सकते हैं हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटा, लेकिन जो हैलोजन है उसका इफेक्ट होता है -I इफेक्ट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ से। इस वजह से जो बेंजीन रिंग है वो समवट डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी थोड़ी सी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती तो है हेलो एरेंस में, लेकिन स्लोली होती हैं। इन्हें करने के लिए हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। हेलो एरिन हैलोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, कि जब हम हेलो एरिन्स को हैलोजन से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, डाई हेलो बेंजीन, यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे जिनमें से पैरा मोर स्टेबल होता है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। जैसे कि क्लोरोबेंजीन को जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें मिलता है ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। पैरा इज मेजर प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस, दो बल के ग्रुप आ जाते हैं उनमें आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, इस वजह से जो पैरा आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। थर्ड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, कि जब हम हेलो एरिन्स को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इनमें से पैरा मेजर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यानी जब हम हेलो बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो वो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फॉर एग्जांपल कि क्लोरोबेंजीन को हम मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें क्या मिला, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, यानी पैरा ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम क्लोरोबेंजीन को इथेनॉल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा जो ये हेलो एरिन्स है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी जब हम एरोमेटिक हेलो एरिन्स को और हेलो एल्केन्स को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर तो हमें एल्काइल बेंजीन मिलेगा। अगर हम एरोमेटिक जो हेलोजन है हेलो एरिन्स के 2 मॉलिक्यूल्स को सोडियम से ट्रीट करते हैं तो हमें डाईफिनाइल की फॉर्मेशन होती है। तो ये थी हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस।
आई होप कि आपको अच्छे समझ आई होगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सोलवेंट फॉर पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर में इसको काम आता है। सेकेंड है प्रोपिलेंट इन एरोसोल्स। थर्ड है मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलेंट, यानी मेटल्स को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग पे जब ये डायरेक्टली ह्यूमन से इसका कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि डिजीनेस, नोसिया, इंटेंस बर्निंग या स्किन का रेड हो जाना। सेकेंड जो कंपाउंड है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CHCl3। इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। पहले इसको एज ए एनेस्थीसिया यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम में, बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट थे जैसे डिजीनेस, नोसिया, तो इसको एज ए एनेस्थीसिया यूज़ करना बंद कर दिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं एज सोलेंट फॉर फैट्स एंड एल्केलॉइड्स। सेकेंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22। एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट कि जो क्लोरोफॉर्म है इसको क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये एयर की प्रेजेंस में इंटरेक्ट करती है या एयर से रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये पॉइजनस गैस की फॉर्मेशन करता है COCl2, जिसको हम फोर्जिन गैस भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसको डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करके रखना पड़ता है। थर्ड कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे हम यूज़ करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड है यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्यूल, और लास्ट है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर एरोसोल कैन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो टाइप है कंपाउंड है वो है फ्रियोन्स। ये CFC कंपाउंड होते हैं मीथेन और इथेन के। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन कोरोजिव होती हैं नेचर में। फ्रियोन 12 को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग CCl4 इन स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट कंपाउंड है फिफ्थ DDT। इसका दूसरा नाम क्या होगा UPSC ने? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये फर्स्ट क्लोरिनेटिंग ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ये मॉस्किटो एंड लाइस के अगेंस्ट भी काम करता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां फैल रही, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, तो उस टाइम पे इस DDT का, इस मेडिसिन का यूज किया गया था। ये केमिकल स्टेबल है और फैट सोल्यूबल है, इसीलिए जब ये ह्यूमन के लीवर पे डिपॉजिट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और टॉक्सिक होती है, इसीलिए इसका यूज़ बैन कर दिया गया था। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बच्चों चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम दी फॉलोइंग हैलाइड। हम कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। पहला कंपाउंड है CH3 ट्वाइस, CHCl CH3। सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बी कंपाउंड जो आपको गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH CH3 की ट्वाइस। इसमें सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पे क्लोरीन और थर्ड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 3 5 कार्बन की चेन है। थर्ड कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 Cl। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, तो 6 कार्बन की चेन बन रही है हमारे पास। थर्ड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है और फोर्थ पे मिथाइल, तो क्या नेमिंग होएगी? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। फोर्थ कंपाउंड है ऑर्थोब्रोमो C6H4 CH CH3 CH2 CH3, यानी बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH के साथ, मतलब 3 कार्बन की चेन है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2। आगे ये साइड चेन जो बन गई है इसमें मेन चेन कौन सी होगी? 3 कार्बन की, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। फर्स्ट कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है।
सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नेमिंग दी होगी, आपको उनके स्ट्रक्चर लिखने हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। पहला कंपाउंड है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। आपको समझ तो आ रहे होंगे ना, ये आप इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे। दूसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। तीसरा है 4 टर्शरी-ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। फोर्थ कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और थर्ड पे आयोडीन है। 7 कार्बन की चेन है। लास्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है 2 पे क्या है? सेकेंड कार्बन पे साइड चेन है। साइड चेन में क्या है? फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है और उसके साथ सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है। 1-आयोडोक्टेन 8 कार्बन की ये चेन होगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो C5H9 क्लोरीन कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है हमारे पास 5 कार्बन का जो क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि देखो C5H10 अगर जनरल फॉर्मूला देखें CnH2n से मैच हो रहा है, ये एल्कीन भी हो सकता है या कोई साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। तो क्योंकि ये कंपाउंड क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये एल्केन तो नहीं होगी। तो क्या होगा? ये होगा हमारे पास साइक्लो एल्केन यानी साइक्लोपेंटेन, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्राइट सनलाइट में हमें क्या देगा? मोनोक्लोरो कंपाउंड यानी क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br आउट ऑफ दीज आइसोमर विच इज़ मोस्ट एक्टिव। हमें 4 कार्बन का एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें ब्रोमीन अटैच्ड है। इसके आइसोमर ड्रॉ करने हैं और साथ में हमें ये बताना है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो आइसोमर कौन कौन से हो सकता है? पहला है 1-ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा 2-ब्रोमोब्यूटेन, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और चौथा जो इसका आइसोमर है वो है 1-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। ये 4 आइसोमर बनेंगे इसके। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 के केस में SN1 रिएक्शन है उनकी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही ईजिली वो रिएक्शन हो जाएगी। तो जो इन सब में से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा यानी टर्शरी कार्बोकैटायन इसमें बनेगा। तो इसीलिए सबसे रिएक्टिव यही होगा टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही रिएक्शन स्लो होगी। तो जो हमारा रिएक्टेंट यहाँ से 1-ब्रोमोब्यूटेन है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो ये सबसे आसानी से रिएक्शन देगा SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि स्मॉल ग्रुप अटैच है इसके अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अप्रोच कर जाएगा उस कार्बन को जिस पे हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मोलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं तो इनमें आपने पेयर दिया हुआ कंपाउंड का, इनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है। कायरल मोलिक्यूल हम किनको बोलते हैं? जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा यानी जहाँ पे एसिमेट्री होगी। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे CH3CHOHBr यानी इसका नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो इथेनॉल। ये जो कंपाउंड है वो कायरल मोलिक्यूल है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है इसका। ये इसके अंदर जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें सेकेंड जो कार्बन है उस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड में H है और एक साइड में मिथाइल ग्रुप है और एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप है। तो जो पहला है सेकेंड का पहला पार्ट ये कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पार्ट में आपको दिखेगा एक तो है 1-ब्रोमोब्यूटेन और एक है 2-ब्रोमोब्यूटेन। जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है वो कायरल है क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है।
तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ जाएगा ना कायरल और एकायरल कौन से हैं। एकायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कोई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब कि जिनमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं है। छठा क्वेश्चन है विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है। अगर हम देखें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर आपको गिवन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होगा, सिमेट्री की वजह से ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दूसरे 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को अपोज करते हैं, तो इनका डायपोल मोमेंट इस केस में क्या होगा, 0 होगा। फिर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, यानी 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा उनको अपोज करेगा एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, यानी CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट CCl4 से ज़्यादा है। फिर हम मिथाइलिन क्लोराइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और उसके साथ उनको रेनफोर्स कर रहे हैं 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा CH2Cl2 यानी मिथाइलिन क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। हमने वो सारी एल्कीन बतानी है जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से बनती हैं। हमें कुछ हैलाइड दिए हुए हैं, इनको हम ट्रीट करेंगे सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल के साथ और उससे हमारे पास आएगी एल्कीन। हमने साथ में ये भी आइडेंटिफाई करना है कि मेजर एल्कीन कौन सी होगी। तो पहला पार्ट है इसमें 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब हम 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ट्रीट करते हैं सोडियम इथोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या इथेनॉल, तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सोडियम इथोक्साइड है वो बेस का काम कर रहा है। मिथाइल ग्रुप से वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। 2 तरीके से बन सकता है, एक तो कि जो ऑर्थो है ब्रोमीन के, यानी ऑर्थो ब्रोमीन के जो हाइड्रोजन है वहाँ से वो कार्बन हाइड्रोजन को ले सकता है, यानी बीटा हाइड्रोजन को ले सकता है। जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन होता है और उससे अगला कार्बन वो क्या होगा, बीटा। तो जो डीहाइड्रोजन हैलोजन रिएक्शन होती है इसमें बीटा हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल होती है। तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा कि 3 तरीके से 3 एल्कीन बन सकती है, लेकिन मेजर कौन सी होगी, मेजर होगी कि जहाँ से जो बेस है वो किसको अप्रोच करेगा, किस हाइड्रोजन को इजीली अप्रोच करेगा, जहाँ से वो स्टीरिक हिंड्रेंस फॉलो ना करता हो। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और साथ में हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारी मेजर एल्कीन बनेगी। सेकेंड है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन में क्या है, यहाँ पे भी 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, ये किस रूल को फॉलो करेगी, सेड्स-जेफ रूल को, यानी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो इसमें ये मेजर होगी, यानी इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन मेजर प्रोडक्ट होगा। थर्ड है 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। इस केस में हमारे पास 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से भी हमारे पास जो मेजर एल्कीन होगी वो कौन सी होगी, जो सेड्स-जेफ रूल को फॉलो करती होगी। तो इससे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंट 3इन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ ही रिएक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन को जब हम सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा 1 आयोडोप्रोपेन। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, हैलोजन का एक्सचेंज, ये हमने पहले ही पढ़ी थी, नेमिंग रिएक्शन है ये, इसका नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। 1 आयोडोप्रोपेन को हम डायरेक्ट आयोडीनेशन से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो इसीलिए हमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज करना पड़ता है और हमें आयोडो जो एल्केन है उसकी अच्छी यील्ड मिल जाती है इस रिएक्शन से।
सेकंड है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो किसका काम करेगा, बेस का। यहाँ से क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन 2 मिथाइल प्रोपेन। थर्ड जो रिएक्शन है वो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, और इसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो Br को रिप्लेस कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 ब्यूटेनॉल। फोर्थ है CH3CH2Br प्लस KCN। KCN यानी यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है, तो Cn नेगेटिव जो लिगेंड होगा वो अटैक करेगा ब्रोमो इथेन पे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी जो साइनाइड ग्रुप है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट है फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड को हमें ट्रीट करना है इथाइल क्लोराइड से। ये होती है विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल पार्ट है वो सोडियम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी सोडियम फिनोक्साइड में जो फिनोक्साइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इथाइल क्लोराइड में से हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। हमें क्या मिलेगा, फिनेटोल। नेक्स्ट है प्रोपेन 1-ऑल को जब हम थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, तो थायोनाइल क्लोराइड से जब हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोएल्केन। ये बेस्ट रिएक्शन होती है क्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैसेज होती है। नेक्स्ट है ब्यूट 1 इनको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। प्रोक्साइड के केस में क्या होता है, ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट प्रोक्साइड के प्रेजेंस में केस उल्टा हो जाता है। ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। इसमें हमारे पास मेजर एल्केन वही होगी जिसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो हमें मिलेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लास्ट जो इसकी रिएक्शन है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3 यानी 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। इसको जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। देखो बच्चों, अगर प्रोक्साइड लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा। अगर प्रोक्साइड नहीं है तो आपने मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 9th क्वेश्चन है आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। एक हमारे पास दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड और एक हमारे पास दिया हुआ है C6H5CH यानी बेंजाइल क्लोरोफिनाइल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही ज़्यादा इजीली रिएक्शन होगी। तो अगर हम सेकेंड जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर देखें तो यहाँ से हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। इसी वजह से जो सेकेंड कंपाउंड है हमारा वो मोर इजीली हाइड्रोलाइज होगा। SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी रिएक्शन उतनी ही स्लो होती जाएगी। इसीलिए जो बेंजाइल क्लोराइड है वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा अंडर SN2 कंडीशन। अगर आपको कंडीशन दी हुई है तो आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आपको कंडीशन नहीं दी हुई तो आप SN1 और SN2 दोनों केसेस की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br यानी ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। यानी आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, जो कि ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले तो आप ये देखें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हम कितने इस कंपाउंड से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने टाइप के प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सीधी सी बात है कि हमारा कंपाउंड ए इन दोनों में से कोई एक होगा। जब ये कंपाउंड ए रिएक्ट करेगा एल्कोहलिक KOH से तो हमें कंपाउंड बी की फॉर्मेशन होगी
और जब कंपाउंड बी रिएक्ट करेगा HBr से तो हमें C मिलेगा जो A का आइसोमर होगा। व्हेन कंपाउंड A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव कंपाउंड D C8H18, यानी जब हम कंपाउंड A को ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल से तो हमें D कंपाउंड मिलेगा जिसका फॉर्मूला है C8H18। ये एक एल्केन ही होगा जो डिफरेंट होगा फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहीं से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या बोला है कि जब A को हम सोडियम मेटल से ट्रीट करेंगे तो हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो उससे डिफरेंट होगा जब हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम से। इसका मतलब कि हमारा जो कंपाउंड A है वो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं होगा, हमारा कंपाउंड कौन सा होगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो सोडियम से रिएक्ट करके हमें क्या देगा, 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, जिसका फॉर्मूला है C8H18। यानी A कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और D है 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अब A कंपाउंड को जब हमारे पास A कंपाउंड तो आ ही गया है, अब हम इसको रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH से। तो जब हम इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से ब्रोमीन और बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी तो हमें मिलेगी 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू सिडजेफ्रूर। अब ये कंपाउंड बी हमारे पास आ गया 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लेस हाइड्रोजन है, यानी जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आप ध्यान से देखिए ये कंपाउंड कौन सा है, C, यानी B कंपाउंड HBr के साथ रिएक्ट करके हमें C कंपाउंड दे रहा है और इसमें बोला है कि C कंपाउंड A का आइसोमर है। तो आप सोचिए क्या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमने इनके आइसोमर दिखा था। तो देखिए ध्यान से, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आएगा। थैंक यू।